सुबह सुबह रसोई से छौंक की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। महक ने पूरे मन से सबके लिए खाना बनाया था। हर सब्जी में तड़का लगाया, गर्मा गर्म फुलके उतारे और प्यार से टेबल पर सजाकर सभी को बुलाया। सुनिए, खाना टेबल पर लग गया है, आ जाओ सब लोग। अरे आ रही हूँ बहू, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही हो? अरे आ गया, चलो जल्दी से खाना लगा दो सबके लिए, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अब सारे लोग एक एक करके टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आलोक, गीता, अखिलेश और रवि सब अपनी अपनी थाली में खाना लेने लगे, लेकिन जैसे ही आलोक ने पहला कोर मुंह में रखा उसका मुंह बन गया। हाय राम, ये क्या बनाया है बहू? बिल्कुल बेस्वाद खाना। दाल में नमक कम, सब्जी में मसाला नहीं और रोटी ऐसी सूखी जैसे कागज। बिल्कुल, लगता है बहू ने जल्दी जल्दी खाना निपटा दिया। ये कोई खाना बनाने का तरीका है? अरे बहू, ऐसे खाना खिलाओगी तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे। कभी कभी तो तुम बहुत अच्छा चटपटा खाना बनाती हो, लेकिन अब तो रोज खाना फीका लगता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे होटल में खाना खाना पड़ेगा। अरे नहीं आलोक, कैसी बात कर रहे हो? घर होते हुए तुम होटल में खाना क्यों खाओगे? अरे पापा, जब घर में एक टाइम भी खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो मुझे मजबूरी में होटल में ही खाना खाना पड़ेगा ना। मुझे कोई शौक नहीं है होटल में खाना खाने का। सबके ताने सुनकर महक का चेहरा उतर गया। पता नहीं क्या हुआ है सबको। मैंने तो रोज जैसा ही खाना बनाया है, फिर भी सब नाराज क्यों हो गए? आलोक की बात सुनकर गीता को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है। कान खोलकर सुन ले बहू, अगर मेरा बेटा बाहर का खाना खाना शुरू कर देगा ना तो तेरी खैर नहीं, अच्छे से सोच लेना। महक उदास होकर प्लेट उठाने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका इतने मन से बनाया हुआ खाना सबको बेस्वाद क्यों लग रहा था। अब कल से मुझे खाना बनाने में और ध्यान देना पड़ेगा, और कल आलोक को खाना पसंद नहीं आया तो मेरी खैर नहीं। अगले दिन महक का भतीजा राहुल घर आया। घर में रौनक हो गई। सब उसे देखकर बहुत खुश हो गए। महक ने फिर से खाना बनाया, लेकिन इस बार सब कुछ मेहमान को ध्यान में रखते हुए खास तरीके से किया। अब जब सबने खाना खाया तो उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह, आज तो खाना बहुत लाजवाब बना है। बिल्कुल बहू, आज तो खाने में मजा आ गया। ऐसा खाना ही तुम्हें रोज बनाना चाहिए। आज सच में सबने मन भरकर खाना खाया है। अब ऐसे ही रोज खाना बनाना बहू। जी पापा जी। महक चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। राहुल ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। बुआ जी, सच में आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे नहीं भैया, कल मम्मी की डांट पड़ी थी, इसलिए आज उनका खाना मजेदार लग रहा है। रवि की बात सुनकर महक मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। रोज का खाना भी तो ऐसे ही होता है, फिर कभी सबको पसंद आता है कभी नहीं। आखिर हो क्या रहा है? राहुल 2 दिन रुककर चला गया। उसके जाते ही फिर से खाने का वही हाल हो गया। खाना वैसा ही था, लेकिन इस बार फिर सबने मुंह बना लिया। ये क्या है? जब मेहमान होते हैं तब खाना लाजवाब होता है, और जब हम अकेले होते हैं तो बेस्वाद। अरे मुझे भी यही लग रहा है, जब कोई आता है तब बहू खाना अच्छे से बनाती है और हमारे लिए बस नॉर्मल खाना बना देती है। अब आलोक समझ जाता है कि महक का अच्छा खाना बनाने के पीछे राज क्या है। वो गीता के पास जाकर उससे कहता है, माँ, मुझे लगता है जब कोई मेहमान आएगा तभी महक अच्छा खाना बनाएगी। तो क्यों ना 1 महीने के लिए बुआ जी को बुला लिया जाए, फिर हमें रोज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात सोची तूने बेटा। तो ठीक है, तू सविता को बुला ले, फिर देखते हैं बहू कैसे अच्छा खाना बनाती है। आलोक ने सविता बुआ को फोन किया। हेलो बुआ, कैसी हो? बहुत दिन हो गए, तुमने तो एक भी फोन नहीं किया। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू मुझे रोज फोन करके मेरा हाल चाल लेता हो। बुआ चिंता न करो, मैंने एक तरीका सोचा है जिससे मुझे रोज फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे हाल चाल भी रोज ले लूंगा। अच्छा, जल्दी बता, ऐसा क्या सोचा तूने? बुआ, तुम वहाँ अकेले पड़े पड़े क्या कर रही हो? हमारे साथ आकर रहो ना 1 महीने के लिए, फिर तुमको पता चलेगा कि अच्छा खाना क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही आ जाती हूँ तेरे घर। अगले ही दिन बुआ जी खुश होकर अपना सामान लेकर अपने भाई के घर आ गई। घर पर सबने उनका अच्छे से स्वागत किया। महक बुआ जी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाई। अरे वाह, क्या पकौड़े हैं! ऐसे पकौड़े मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। वाह बहू, तुमने तो बुआ के स्वागत में पूरी जी जान लगा दी। बुआ जी, आपने तो यहाँ आते ही कमाल कर दिया। अब तो हमें रोज रोज शाही खाना मिलेगा। अरे बस करना बेटा, कब से महक की टांग खिंचाई कर रहा है। अब जा अपना काम कर जाकर। और सुनाओ दीदी, गांव में सब कैसे है? मोती चाचा के क्या हाल है? महक बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रही। वो जानती थी कि बुआ जी को खुश रखना जरूरी है, वरना फिर से ताने सुनने को मिलेंगे। मुझे अब समझ में आया कि बहू को मेहनत करवाने के लिए घर में एक मेहमान जरूरी है।
अरे नहीं नहीं, मेहनती तो हमारी बहू शुरू से है, लेकिन खाने में ढील दे देती है, इसीलिए तो सविता को बुलाया है। देख लेना, आज शाम को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। शाम को महक ने बुआ जी और घर में सबके लिए खस्ता कचौरी और आलू के भरते की सब्जी बनाई। खाना खाकर सब लोग इतने खुश हुए कि उसकी वाह वाह करने लगे। महक, तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो। मम्मी मुझे 2 कचौरी और दो ना। नहीं रवि, तुम पहले से ही अच्छे से खा चुके हो, ज्यादा खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। अरे खाने दो बहू, आज तो कचौरी इतनी खस्ता बनी है कि 2-4 और ज्यादा भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महक मुझे थोड़ा और भरता दो ना। खाना खाकर सब बहुत खुश हुए। महक ने बुआ जी के लिए रोज रोज नए पकवान बनाने शुरू कर दिए। कभी खस्ता कचौड़ी, कभी मसाला डोसा, कभी गट्टे की सब्जी, कभी राजमा चावल। कुछ ही दिनों में सविता महक से बहुत खुश हो गई। बहू, तेरा हाथ सच में कमाल का है, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। हाँ सविता, मेरी बहू सच में कमाल है। देख लो महक, अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा ना। पहले ताने मिलते थे, अब तारीफें मिल रही है। यही तो परिवार की खासियत होती है, प्यार और तकरार में भी सब मिलकर रहते हैं। सही बात है। अब महक पूरे तरीके से सविता की खातिरदारी में लग जाती है, जिसकी वजह से घर के और बाकी काम नहीं हो पाते, जिससे उसका सारा दिन बस किचन में खाना बनाने में ही निकल जाता है, क्योंकि उसको दिन में 3 टाइम अलग अलग खाना बनाना होता है। अरे यार, आज क्या बनाऊं, खाने में समझ में ही नहीं आ रहा। चलो चलकर बुआ जी से ही पूछ लेती हूँ। महक, महक मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरी शर्ट कहाँ है? अरे वहीं अलमारी में कहीं होगी, देख लो ना, मैं बुआ जी के साथ बैठी हूँ। महक सविता से आज नया खाना क्या बनाया जाए ये पूछ रही थी। उधर आलोक परेशान था। तभी गीता उसकी वही शर्ट गंदे कपड़ों से निकाल कर लाती है और उसको देते हुए कहती है, देख आलोक, कहीं ये शर्ट तो नहीं है जो तू ढूंढ रहा है? अरे हाँ माँ, यही तो शर्ट है, तुम उसे ढूंढ लाई, कहाँ मिली है? अरे ये तो बहुत गंदी लग रही है। धोई नहीं है क्या महक ने? अब क्या बताऊं बेटा, जब से सविता आई है बहू तो बस उसी की खातिरदारी में लगी रहती है। वो ना घर के और कामों का ध्यान रखती है ना तेरा। हाँ माँ, मैं भी काफी दिनों से सब देख रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, बुआ जी को भी तो हमने ही बुलाया है। अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगी। ये बातें चल रही थी, तभी अखिलेश भी वहां से जाते हुए सुन लेता है। वो भी आकर गीता से कहता है, अरे यार, सविता को इतने दिन हो गए, अब तो इसको यहाँ से चले जाना चाहिए था। पता नहीं पापा, मैंने तो बुआ जी से 1 महीने के लिए कहा था। धीरे धीरे 1 महीना भी होने वाला है, पर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, पर ऐसे उनको कहना भी तो अच्छा नहीं लगेगा। कहीं बुरा मान गई तो वो मेरी आफत कर देगी कि मैं खुद थोड़ी ना आई थी, तुम लोगों ने ही तो मुझे बुलाया था। आपकी बात सही है माँ, लेकिन घर के बाकी सारे काम बिखरे पड़े रहते हैं। ना ठीक से सफाई होती है, ना कपड़े धुलते हैं, ना मुझे मेरी कोई चीज सही जगह पर मिलती है। हाँ बेटा, देख रही हूँ, तेरे रूम की हालत तो सबसे ज्यादा खराब हो गई है। तभी गीता आलोक से बातों बातों में कहती है, अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरे हाथ पैरों में ना काफी दिनों से दर्द हो रहा है। पहले तो बहुत दबा देती थी, पर अब तो उसके पास फुर्सत ही नहीं है। माँ, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाकर मैग से कह देता हूँ। अरे रहने दे बेटा, बहू किसी काम में फंसी होगी, उसके पास टाइम नहीं होगा। अरे तो थोड़ी देर के लिए वो काम बंद करके आपका हाथ पैर दबा दे। आलोक गुस्से में अपने कमरे से निकलता है और जैसे ही आंगन में पहुंचता है तो वो देखता है कि महक सविता के हाथ पैरों में तेल से मालिश कर रही थी। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, देखो इसको, इसकी खुद की सास के हाथ पैरों में दर्द है, उसकी सेवा नहीं होती इससे, और यहाँ रिश्तेदारों की सेवा में लगी हुई है। हद है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना बहू कोई काम कर रही होगी। माँ, ये कोई काम नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि बुआ जी यहाँ से कभी जाने का सोचेंगी। अरे पर क्या करें हम? भले इतनी अच्छी बहू उनको और कहाँ मिलेगी जो दिन रात अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, दोपहर में मालिश भी कर दे। ये सारी बातें चल रही थी, तभी रवि अपनी स्कूल की नोटबुक लेकर आलोक को ढूंढता हुआ आंगन में आता है और जब उसे आलोक सामने दिखाई देता है तो वो खुशी से चिल्लाने लगता है, पापा पापा, ये लो मेरी कॉपी और मेरा होमवर्क करवा दो। अरे बेटा, अपनी मम्मा को बोल दो, वो करवा देंगी। मम्मा के पास टाइम नहीं है पापा, आप ही करवा दो। अरे लेकिन बेटा, मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ ना, शाम को आकर देखता हूँ। हाँ पापा। रवि आलोक को आवाज लगाता रह जाता है, पर आलोक ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर रवि उदास होकर जमीन पर बैठ गया। उसे उदास देखकर गीता उसे समझाती है, अरे मेरे प्यारे राज दुलारे को क्या हो गया? किसी को मेरी चिंता नहीं है दादी। अरे रे बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है?
पापा के पास जाओ तो वो कहते हैं मम्मा से वर्क करवा लो, मम्मा पापा के पास जाने को बोल देती है। बेटा वो दोनों अभी बिजी है ना। लेकिन दादी मेरी टीचर बिल्कुल भी बिजी नहीं होती, वो रोज होमवर्क चेक करते टाइम मुझे पनिशमेंट देती है। अच्छा ला मुझे दिखा, मैं तेरा होमवर्क करवाती हूँ। जैसे ही गीता रवि का होमवर्क करवाने के लिए उसकी कॉपी लेती है, तभी महक उसके पास आकर कहती है, सॉरी माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू, और तू सॉरी क्यों बोल रही है? माँ जी, मुझे बुआ जी ने आज लौकी के कोफ्ते बनाने को कहा है और आलोक के सारे कपड़े धुलने को पड़े। मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है। कोई बात नहीं बहू, मैं आलोक के कपड़े धो दूंगी। सॉरी माँ जी, बहू के होते हुए आपको काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ रही हूँ, तू खुद भी तो काम करके बहुत परेशान है। तू चिंता ना कर, मैं घर के बाकी काम कर लूंगी, तू किचन का काम निपटा ले जा। शाम को जब आलोक घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ बैठी कपड़े धो रही है और बुआ चारपाई पर लेटी हुई मजे से आराम कर रही है। महक किचन में खाना बना रही है। उसको ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अरे यार, ये क्या चल रहा है घर में? वाइफ किचन में पीसी जा रही है, माँ कपड़े धोने में, और इन्हें देखो मस्त आराम से लेटकर मौज कर रही है। क्या करूं यार, जिससे ये सब पहले जैसा हो जाए। आलोक ये सब सोच रहा था, तभी उसके पड़ोस की आंटी उसकी माँ से मिलने आती है। वो जैसे ही गीता को कपड़े धोते हुए देखती है, जोर से ताना मारते हुए कहती है, हाय राम, हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो मेरी गीता को? अरे ये कमला यहाँ कहाँ से आ गई? इसने मुझे कपड़े धोते हुए देख लिया तो पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करके मानेगी। गीता, यो गीता, यहाँ आ जल्दी से। अरे कमला, तू आज बहुत दिनों बाद आई, कैसे आना हुआ? आई तो मैं तुझसे मिलने थी गीता, लेकिन तेरी हालत देखकर मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। भला बहू के होते हुए तू कपड़े धो रही है, और वो महारानी कहाँ है? जरूर बिस्तर पर लेटी आराम कर रही होगी। अरे नहीं नहीं कमला, तू गलत समझ रही है, बहू तो किचन में काम कर रही है। अरे बातें न बना गीता, मैं खूब जानती हूँ आजकल की बहू को, जरा सा काम किया नहीं कि थक जाती है। तेरी बहू तो सुपर हिट निकली, खुद किचन में है और तुझसे यहाँ कपड़े धुलवा रही है। हे भगवान बचाए ऐसी बहू से। अरे नहीं कमला, तू गलत समझ रही है, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा, हम सबका कितना ध्यान रखती है। रहने दो बुआ जी, वो तो मैं देख रही हूँ अपनी सास से कपड़े धुलवा रही है, इससे ज्यादा और क्या अच्छी होगी। भगवान बचाए ऐसे हीरे से जो घिस घिस कर अपनी सास की चमक निकाल रही हो। कमला ताना मारते हुए घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ महक किचन में खड़ी ये सब सुन लेती है। उसे रोना आ जाता है। अब गीता सबके सामने कहती है, अरे ये गेट किसने खोला था? तुम लोग जानते नहीं हो इस कमला को? अब ये पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर मेरी बहू की बेइज्जती करेगी और मुझे बेचारा दिखाएगी। अरे जाने दो गीता, कौवा के कोसने से ढोल थोड़ी ना फटते। कहना तो जो उसे कहना, तुम अपने घर पर ध्यान दो, उसका तो काम ही है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ये अच्छे खाने के लालच में बुआ जी को यहाँ बुलाया और उसके बाद से घर में ये सब कोहराम मचा हुआ है। आज मैं बुआ जी से बात करके इसका निपटारा कर दूंगा। शाम के खाने के लिए सब लोग बैठे हुए थे, तभी मौका देखकर आलोक सविता से कहता है, बुआ जी, आपको पता है आज मुझे मोती चाचा का फोन आया था, कह रहे थे गांव में सब आपको याद कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। अरे वहाँ कौन जाएगा लल्ला, यहाँ मेरी बहू मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरे लिए रोज नए नए पकवान बनाती है, मेरी मालिश और इतनी सेवा करती है। गांव में तो मुझे कोई पूछता भी नहीं। अब तो मैं साल 6 महीने यहीं रहूंगी। अरे क्यों नहीं दीदी, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, जितना मन करे रहो। सविता की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि मन में तो सभी यही चाह रहे थे कि वो जल्दी से जाए। उधर महक की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे पूरा दिन किचन में ही खड़ा होना पड़ता था, जिससे घर के बाकी काम छूट जाते थे। सविता के रहने से अब ऊब कर सब परेशान हो चुके थे। सविता के सोने के बाद सब लोग आंगन में इकट्ठे हुए। महक, महक यहाँ आओ आंगन में। महक किचन में बर्तन धोना छोड़कर आंगन में आती है और सबको एक साथ खड़ा देखकर आश्चर्य से पूछती है, अरे आप सब यहाँ, कोई बात हो गई क्या? देखो महक, अब तुम्हें रोज रोज अच्छा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे पहले खाना बनाती थी रोज का, वैसे ही अब से खाना बनाना। अरे लेकिन बुआ जी को मेरे हाथ का चटपटा खाना पसंद है। बहुत चटपटा खाना तो सबको पसंद है, पर इस चटपटे खाने की वजह से ही हमने ये मुसीबत मोल ले ली है। अब तुम वैसा ही करो जैसा आलोक तुम्हें कहता है। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, रोज रोज अच्छा खाना नहीं बन सकता, क्योंकि घर के और भी बहुत काम होते हैं। खैर अब तुम रोज नॉर्मल खाना बनाओ जैसे पहले बनाती थी। हाँ बहू,
इससे शायद सविता यहाँ से चली जाएगी और हम सब भी फिर चैन से रहेंगे। ठीक है पापा जी, जैसे आप सबकी मर्जी। अब से मैं रोज घर के काम को ध्यान में रखते हुए खाना बनाऊंगी। किचन में उतना ही टाइम बिताऊंगी जितना जरूरी है। शाबाश बहू, ये हुई ना बात। आज तो जैसे कावेरी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपने घर की पहली बहू को देखने जो जा रही थी। कावेरी अपने बड़े बेटे आकाश का रिश्ता लेकर जौनपुर गांव में उसकी सहेली के घर जा रही थी, जहां सहेली की बेटी दिव्या का रिश्ता आया था आकाश के लिए। अरे जल्दी चलो, कहीं देरी ना हो जाए। अरे माँ, जौनपुर इतनी दूर नहीं है, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। अरे फिर भी हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा है ये सोच सोच कर कि हमारे आकाश का रिश्ता होने जा रहा है। अरे माँ, आकाश भैया से भी तो पूछो उनके दिल का हाल। अरे ऐसा कुछ भी मत कहो, हम कोई उतावले नहीं हुए जा रहे। ये तो मम्मी ने कहा तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरा देखो तो भैया को कैसे इतरा रहे हैं। अरे अब बस भी करो आकाश को छेड़ना। हम कह रहे हैं ना कि हमारी सहेली की बेटी दिव्या बहुत ही सुंदर है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, सच। और नहीं आई तो? अरे तो हम मना कर देंगे और क्या। अरे चलो अब बहस मत करो, जल्दी निकलो। आकाश और उसका परिवार जौनपुर पहुंचते हैं जानकी के घर, जहां दोनों सहेलियां अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। अरे कावेरी और मैं तो बचपन की सहेलियां हैं, बड़े मज़े करते थे हम साथ में। हाँ, इसीलिए तो जब जानकी ने हमसे कहा कि उसकी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा है तो हमने तुरंत ही अपने बेटे आकाश के लिए कह दिया। जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी। हमारा खानदान भी बहुत बढ़िया है और दिव्या तो सबकी लाडली है। अच्छा, लेकिन दिव्या है कहाँ? ये लो, आ गई दिव्या चाय लेकर। हमने कहा था ना बहुत ही सुंदर है, देखो। अरे मुंह तो बंद करो। आकाश बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें दिव्या कितनी पसंद आई है। मम्मी, भैया तो गए काम से बस। ओए चुप कर तू। वो तो मैं बस यूं ही, तू कहे तो मना कर देते हैं हम। अरे नहीं नहीं, मना क्यों करना है। जानकी, हम तो कह देते हैं दिव्या तो हमें बहुत ही पसंद है, सच में। अब तुम्हें हमारा बेटा आकाश पसंद है या नहीं, वो तुम्हारा फैसला है। दिव्या की मुस्कान से तो लग रहा है कि उसे भी आकाश बहुत ही पसंद आ गया है। अगर ऐसा है तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। अरे जी बिल्कुल, नेक काम में देरी कैसी भाई साहब, है तो अभी ही अपनी बहू को शगुन दे देते हम। ये लीजिए, आज से दिव्या हमारे घर की बहू हुई जानकी। बधाई हो। अरे तुम्हें भी बधाई हो समधन जी। आकाश को दिव्या पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी और दिव्या का भी कुछ ऐसा ही हाल था, इसलिए दोनों की शादी का मुहूर्त भी जल्दी ही तय कर दिया गया और शादी भी जल्दी हो गई। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी छोटी सी दिव्या की शादी हो रही है। होता है जानकी, लेकिन तुम काहे चिंता कर रही हो, हम है ना, हम दिव्या को बेटी की तरह रखेंगे। कावेरी बहन जी, ये है हमारे रिश्तेदार। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आइए आइए, दुल्हा दुल्हन से मिल लीजिए। दिव्या और आकाश की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई और दोनों जौनपुर से गुड़गांव आ गए। कावेरी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसकी सालों की तमन्ना पूरी हो गई थी। अरे हम तो क्या ही बताएं, हम कितने खुश हैं। अभी तो 8 ही दिन हुए हैं दिव्या को घर में आए, लेकिन हम तो 7वें आसमान में उड़ रहे हैं जैसे। अरे बस बस, मम्मी किसी को देखा है कि बहू के आने से कोई सास इतना खुश होती हो? अरे क्यों ना हो, सबको इतनी अच्छी बहू थोड़ी ना मिलती है। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ हाँ लाओ बेटा। कावेरी ने अभी बहू के आने की खुशी मनाई ही थी कि दिव्या को एक फ़ोन आता है उसके मायके से कि उसकी दूर की ताया जी और ताई जी को उसकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए वो आ रहे उनसे गुड़गांव में मिलने के लिए। अरे कोई बात नहीं दिव्या बेटा, तुमसे मिलने ही आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हम उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। राहुल जाओ बाहर से नाश्ता और जूस लेकर आओ, हम दोनों रसोई का काम देख लेते हैं। ठीक है मम्मी। आकाश, तुम्हारे ससुराल से लोग आ रहे हैं, आज आधे दिन की छुट्टी ले लेना बेटा। ठीक है मम्मी। दिव्या बेटा, उनके खाने पीने में किसी भी बात की कोई कमी मत रखना,
पहली बार आ रहा है तुम्हारे मायके से कोई? जी मम्मी जी। दिव्या के ससुराल वालों ने उसके ताया और ताई जी के लिए बहुत अच्छे से तैयारियां कर रखी थी। उनके खाने पीने की, उनके लिए तोहफे लाने से लेकर उनके शगुन तक की। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वो लोग दिव्या से मिलने नहीं बल्कि यहाँ रुकने आ रहे हैं। अरे बहन जी, आपको क्या बताए, दिव्या हमारी कितनी लाडली है। हमें तो ये हमारी खुद की बिटिया से भी ज्यादा प्यारी है। बचपन में तो ये हमारे ही घर रहती थी हमेशा। ताया जी ताई जी तो हमारे घर से काफ़ी दूर रहते थे। मैं कब गई हूँ उनके घर। हमने सोचा दिव्या की शादी हो गई है, अब उसके बिना जी नहीं लग रहा था हमारा भी, तो सोचा उससे मिल भी लेंगे और गुड़गांव घूम भी लेंगे। और नहीं तो क्या। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा सामान ज़रा कमरे में रखवा दो बिटिया। हाँ राहुल, ये इनका सामान अपने कमरे में रखवा दे। हाँ ठीक है। दिव्या के ताया जी और ताई जी वहाँ 8 दिन से रुके हुए थे, जिनकी खातिरदारी में पूरा परिवार लगा हुआ था। अरे बहन जी, आपने बहुत कर दिया। हमारी इच्छा तो बहुत है आपके साथ यहाँ रुकने की, लेकिन बिटिया का ससुराल है, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर कल की टिकट निकलवाई है। दिल पे पत्थर रखकर? हे भगवान, 8 दिन हो गए इन्हें यहाँ आए हुए। देखो तो ज़रा दिव्या बिटिया का मुंह कैसे उतर गया है हमारे जाने की बात सुनकर। अरे बिटिया, काहे चिंता करती हो, हम फिर आ जाएंगे। क्यों? मतलब कि कब कब आएंगे ताया जी? बहुत ज़्यादा प्रेम करती है हमसे। अरे बिटिया चिंता ना कर, हम जल्दी ही आ जाएंगे और फिर 1 महीना रुकेंगे आपके पास। 1 महीना? अरे बेटा, 1 महीना भी कम लग रहा है क्या तुमको? अरे दामाद जी, आप बस ना गुड़गांव की मशहूर बर्फ़ी, लड्डू और पड़े ले आइएगा। वो क्या है ना, हमें गांव में देने हैं। जी जी, हम लेते हुए आएंगे ताया जी। 5 किलो तो बहुत ही हो गया बस दामाद जी। 5 किलो? अरे आपको कम लगे तो 1-2 किलो अपनी तरफ से ले आएंगे, तो हम खुशी खुशी ले लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। जी जी। दिव्या के ताया जी और ताई जी के जाने के बाद जैसे सबने राहत की सांस ली थी। राहुल को अपना कमरा वापस मिल गया। दिव्या और कावेरी आज बड़े दिनों के बाद बिना काम के बैठी थी। लगता है तुम अपने ताया जी और ताई जी के बहुत करीब थी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हम कहाँ उनके इतने करीब थे। हमें तो ठीक से याद भी नहीं कि हम कब उनके घर खेलने जाया करते थे। उनकी बातों से तो लग रहा था जैसे तुम उनके बहुत करीब हो। अरे मम्मी जी, हमारे पापा के दूर दूर के 10 भाई हैं जो गांव के आसपास के गांव में ही रहते हैं, लेकिन हमें तो याद नहीं हम कभी उनके घर गए हो या मिले हो। तुम्हारे पापा के दूर के 10 भाई हैं? हाँ, आप कज़िन ब्रदर कह सकते हैं। इसका मतलब भाभी के 10 मायके वाले हैं। क्या बात है भाभी। हाँ, हमारी दिव्या तो 10 मायके की बहू है। हाँ, बस बाकी मायके वाले इसके ताया जी और ताई जी जैसे ना हो। दिव्या के ताया जी और ताई जी को गए हुए अब बस 1 महीना नहीं हुआ था कि एक रोज़ दिव्या को उसके चाचा जी और चाची जी का फ़ोन आता है कि वो दिव्या के पास कुछ दिन रहने के लिए आ रहे हैं। क्या? कितने दिन के लिए आ रहे हैं? कह रहे थे 10 दिन तो रुकेंगे ही। इसका मतलब है कि फिर से मेरा कमरा गया। अब मुझे फिर से हॉल में सोना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, बहू के मायके वाले हैं। आने वाले अतिथि का स्वागत करना हमारा फर्ज है। तुम्हारे चाचा जी और चाची जी तुम्हारे बहुत करीब थे क्या? अरे हमें तो याद भी नहीं कि वो दिखते कैसे हैं। आपको ये तक याद नहीं कि वो दिखते कैसे हैं? और वो आपकी याद में आपसे मिलने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं? वाह दिव्या, गजब है तुम्हारे मायके वाले सच में। अरे ठीक है ना, अब जो है सो है। चलो घर की सफाई कर लेते हैं, शाम को मेहमान आ जाएंगे। हाँ, हमारा कमरा भी साफ कर देना, वहीं तो रुकेंगे वो लोग। दिव्या के ससुराल वाले फिर से काम पे लग गए। घर की सफाई, मेहमानों के लिए कमरा तैयार करके रखना, उनके खाने पीने की सुविधा रखना। उन्होंने शाम तक सब कुछ तैयार कर लिया। इतने में दिव्या के चाचा चाची भी आ पहुंचे। अरे ये देखो, हमारी आंखों का तारा, हमारी बिटिया रानी दिव्या। तुम्हें पता है, तुम्हारी चाची जी के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे तुम्हें विदा करते वक्त।
जहाँ तक हमें याद है चाची जी तो खाने में मशगूल थी। वो तो जब हम विदा हो रहे थे तब सामने भी नहीं आई थी, राबड़ी के पीछे लगी हुई थी। बड़ी ही मुश्किल से तुम्हें विदा कर पाए थे हम, इसीलिए तो इनसे कहे कि हमें बस मिलना है हमारी बिटिया से, हम और नहीं रह सकते। हम भी इन्हें और दुखी नहीं कर सकते थे, इसीलिए कहे कि चलो ले चलते हैं दिव्या बिटिया के घर, इसी बहाने गुड़गांव भी घुमाएंगे। वैसे यहाँ घूमने लायक बहुत कुछ है ना। अरे हम तो पहले ही टीवी पे सब कुछ देख लिए थे, ये देखो हम लिस्ट भी बना लिए हैं। इन्हें हमारी याद आ रही थी या गुड़गांव की? इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है। इतना तो हम अपने ससुराल में नहीं घूमे जितना ये यहाँ घूमने आए हैं। अब एक काम करो बिटिया, हमारा सामान रख दो कमरे में, हम दोनों नहा लेते हैं और बढ़िया सा नाश्ता करने के बाद घूमने निकल जाएंगे, ठीक है? नाश्ते में क्या लेंगे चाचा जी? अरे हम दोनों बुजुर्ग क्या ज़्यादा खाएंगे। बेटा तुम एक काम करो, छोले भटूरे बना लो, 1-2 कचौरी तल देना और 2-4 आलू के पराठे और लस्सी का गिलास, बस और खाया नहीं जाएगा। बस बिटिया, हम दोनों की उम्र हो गई, अब ज़्यादा खा नहीं सकती, क्या करें? हाँ, ये ज़्यादा कहाँ है? कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होते हैं, इसलिए उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वही मेहमान जब सर का दर्द बन जाए तो फिर उनमें भगवान नहीं कुछ और ही नजर आने लगता है। अरे बेटिया 10-12 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। हमसे पूछिए कैसे बीते हैं। बिटिया तुम उदास काहे हो रही हो? तुम कहो तो हम कुछ दिन और रुक जाएं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? अब मेरा मतलब आप हमारे साथ रुके तो हम आपको जाने नहीं दे पाएंगे ना चाची जी, आपको बहुत ही मिस करेंगे, इसलिए आप लोग जाइए, अब ना बस चले जाइए। बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है हमसे। हाँ, ये अपने हर मायके वाले से बहुत प्यार करती है। सच में इतना प्यार तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अब बर्दाश्त से बाहर है इतना सारा प्यार। चलिए चाचा जी, आपकी ट्रेन का वक्त हो रहा है, आपको फेंक आते हैं। अब मेरा मतलब है आपको छोड़ आते हैं। हाँ, जल्दी ले जाओ और ध्यान रखना बेटा वापस ना आए। मम्मी जी का मतलब है ट्रेन में आराम से चढ़ पाए। चलो बिटिया हम चलते हैं। जी जल्दी जाइए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए, फिर यहीं रुकना पड़ेगा। दिव्या के चाचा चाची जी के जाने के बाद तो जैसे सब लोग बिस्तर पर ही गिर पड़े। दिव्या को एहसास हो रहा था कि उसके मायके वालों की वजह से उसके ससुराल वाले कितने परेशान हो रहे हैं, इसलिए उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी बात कह डाली। अरे हम तो पहले ही गए थे, तुम्हारे पापा के रिश्तेदार सारे ऐसे ही है, सबको बस ना खाने का मौका चाहिए। अरे मम्मी क्या बताए आपको, इतने दिन आकर रुक रहे हैं, इनको घुमाना, इनका नाश्ता पानी मिठाइयाँ, अरे हम तो परेशान हो गए बहुत। अरे ये तो तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं कि तुझे कुछ कह नहीं रहे बिटिया। वो कितने परेशान हो रहे हैं आपको पता है? उनका ऑफिस, राहुल भैया का कमरा सब छीन जाता है, मम्मी जी को कितना काम करना पड़ता है। ये लोग ना ऐसे नहीं सुधरने वाले दिव्या, अब तुझे इनकी पूरी खातिरदारी करनी पड़ेगी। खातिरदारी और खातिरदारी? हाँ मेरी बात सुन ध्यान से। जानकी दिव्या को जो सलाह देती है, पहले तो दिव्या ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसके दूर के मोहन चाचा जी का फ़ोन आया तब उसने अपनी माँ का बताया पैंतरा अपनाया। अरे क्या बताया बिटिया, तुम्हारे ताया जी ने बताया कि वो आए थे तुमसे मिलने, मैं और तुम्हारी चाची भी सोच रहे थे कि तुमसे मिल ले। अरे मोहन चाचा जी आपको क्या बताऊं, मुझे ना आपकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरा पूरा ससुराल आपके पास ही आ रहे। क्या? मुझे पता है आप बहुत खुश है ना, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आज शाम ही आपके पास आ जाऊंगी। कहाँ जाने की बात हो रही है बेटा? चलिए सब लोग तैयार हो जाइए, हम जा रहे हैं घूमने। दिव्या अपने पूरे परिवार को लेकर मोहन चाचा जी के घर पहुंच गई और वहां पर आराम से 7 दिन रहने के बाद उसके चाचा जी और चाची जी बड़े परेशान से हो गए थे उनकी सेवा करते करते। अब इन्हें समझ में आ गया होगा कि मेरे ससुराल वाले कितने परेशान हो जाते हैं। भाई साहब आपने तो हमारी बड़ी सेवा की। चाचा जी अब आपका मन भर गया है ना मेरी याद से? अगर अभी दुखी है तो मैं और रुक जाती हूँ।
अरे नहीं नहीं बेटा, ससुराल ही अपना घर होता है, हमारा क्या है, हम तो याद करते ही रहते हैं। हाँ बिटिया, अब तुम अपने ससुराल में खुश रहो। हाँ हाँ, पर जब भी आपको मेरी याद आए कह दीजिएगा, हम सब आपके पास आ जाएंगे। दिव्या ने अपने मायके वालों को समझा दिया कि किसी के घर जाकर वहाँ सेवा करवाना कितना आसान है और सेवा करना कितना मुश्किल। इस बात को अभी 1 महीना हुआ ही था कि दिव्या की कोई बुआ जी का फ़ोन आता है कि उसे भी दिव्या की बड़ी याद आ रही है, इसलिए वे उनके पास आ रहे हैं। लेकिन अब तो दिव्या समझ चुकी थी। अरे बहू, ये सामान क्यों पैक कर रही है? मम्मी जी चलिए, हमें घूमने जाना है। इसका भी अलग सुख है जब आपकी बहू 10 मायके वाली होती है तो। दिशा दुल्हन बनकर दरवाजे पर अपने पति के साथ खड़ी होती है और उसकी सास गीता उसकी आरती उतार रही होती है। परंतु ये क्या, दिशा थोड़ी परेशान लग रही है। अपनी बहू को परेशान देखकर गीता दिशा से कहती है, अरे क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों है तू? अरे अपने ससुराल में ही आई है, कहीं और नहीं। जी माँ जी। अरे क्या जी माँ जी कर रही है? अब अपना दाया पैर आगे करके कलश को गिरा और घर में प्रवेश कर। गीता दिशा को घर में प्रवेश करने के लिए कहती है, परंतु ये क्या, गीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास क्या कह रही है। एक बार फिर गीता दिशा से कहती है, अरे बहू तू घबरा क्यों रही है? ये भी तेरा घर है। चल अब अपना दाया पैर आगे कर और कलश को गिराकर अंदर आ जा। क्या बोला माँ जी ने? खाजा? पर क्या खा जाओ, या तो कुछ है ही नहीं खाने को। तभी दिशा की नजर आरती की थाल में रखी मिठाई पर पड़ती है और वो खुद से कहती है, लगता है आरती की थाल में जो मिठाई रखी है माँ जी उसे खाने की बात कर रही है। ये सोचकर दिशा पूजा की थाली में रखी मिठाई उठाकर खा लेती है। गीता हैरान। उसके बाद वो चिल्लाते हुए दिशा से कहती है, अरे बहू थोड़ा सब्र रख, घर में आने के बाद तू चाहे जितनी मिठाई खा जाना, पर अभी पहले अपना दाया पैर आगे करके इस कलश को गिरा और घर के अंदर आ। गीता जब ये बात चिल्लाकर बोलती है तो दिशा को सुनाई दे जाता है। दरअसल दिशा को ऊंचा सुनने की आदत है। उसके सामने कोई भी आराम से बात करता तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, या तो फिर उसे उल्टा सुनाई देता, और उसे जो सुनाई देता है वो वही करती है। अब दिशा गृह प्रवेश करती है। अगले ही दिन दिशा की पहली रसोई होती है, इसलिए गीता दिशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है तो आज तुझे ही खाना बनाना होगा। क्या कहा माँ जी आपने? गाना? हाँ, गाना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, गाना सुनाओ क्या? इतना बोलकर दिशा अपना गाना अपनी सास को सुनाने लगती है। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, बहू को ना तूने बहू समझा नौकरानी। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी। अपनी बहू का ये बेसुरा गाना सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आता है दिशा पर। वो फिर से गुस्से में कहती है, हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे? अरे बहू, मैंने तुझे गाना नहीं खाना बनाने को बोला है, खाना। एक बार फिर जब गीता ऊंचा बोलती है तो दिशा को सुनाई देता है और वो अपनी ऊंची सुनाई देने वाली आदत को छुपाने के लिए गीता से कहती है, माँ जी वो तो मुझे पता है, आपने मुझे गाना नहीं खाना बनाने को कहा है, पर वो क्या है ना, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना एक गाना ही सुना दूं। हाँ ठीक है, अब जाकर रसोई में खाना बना। इस तरह गीता वहां से चली जाती है। गीता के जाने बाद दिशा खुद से कहती है, हे भगवान, आज तो मैं बच गई, पर इस तरह मैं कब तक बचती रहूंगी? एक ना एक दिन माँ जी को पता चली जाएगा कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। इतना बोलकर दिशा रसोई घर में जाकर काम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर गीता अपने कमरे में बैठी दिशा को आवाज लगाती है, अरे बहू खाना बनाया नहीं? इस तरह गीता बार बार दिशा को आवाज देती है, पर दिशा तो सुनती ही नहीं। गीता कमरे से बड़बड़ाती हुई बाहर निकलती है। पता नहीं भगवान, ये कैसी बहू मेरे पल्ले बांध दी है। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ पर महारानी तो सुनी नहीं रही। जरा देख करता हूँ क्या कर रही है। इस तरह से गीता रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि दिशा बड़े ही आराम से किचन में काम कर रही है। ये देखकर गीता खुद से कहती है,
बेकार में ही मैं बहू पर गुस्सा हो रही थी। इतना बोलकर वो निशा के पास जाती है और खाने की खुशबू को सूंघते हुए दिशा से कहती है, खाने की खुशबू से लग रहा है बहू तूने आज बहुत लाजवाब खाना बनाया है। इस बार गीता दिशा के बिल्कुल बगल में होती है, लेकिन फिर भी दिशा गीता की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर गीता को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है, अरे बहू कहाँ खोई हुई है? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू कोई जवाब ही नहीं दे रही। गीता बार बार दिशा से कुछ बोल रही होती है, परंतु दिशा को कुछ सुनाई नहीं देता। उसे खाली दिखाई दे रहा होता है तो उसकी सास के हिलते हुए होठ। ये देखकर वो मन ही मन कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग इतना धीरे से क्यों बात करते हैं। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी क्या बोल रही हैं। अब मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं। अरे क्या हुआ बहू, कौन से ख्यालों में है? कुछ बोलेगी भी या नहीं? रो कौन रहा है माँ जी? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल ना मैं प्याज काट रही थी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए होंगे। दिशा की बात सुनकर अब गीता समझ जाती है कि उसकी बहू थोड़ा ऊंचा सुनती है, जिसके बाद गीता अपनी बहू से कहती है, बहू मैंने तुझसे पूछा तो किस ख्यालों में डूबी है? क्या कहा माँ जी आपने? कोई डूब रहा है? कौन डूब रहा है माँ जी? दिशा की ये बात सुनकर गीता और तेज बोलती है, अरे नालायक, मैं तुझसे बोल रही हूँ कि तू किस ख्यालों में खोई है? तुझे ऊंचा सुनने की आदत है क्या? मैं किसी सोच में डूबी हूँ। भगवान का शुक्र है कि तुझे सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज चिल्ला चिल्ला कर मैं ही गूंगी हो जाऊंगी। इस तरह से गीता अब दिशा को जोर जोर से बोलकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद दिशा उदास होकर सारी सच्चाई अपनी सास को बताती है। माँ जी मुझे माफ करना, पर मेरे घर वालों ने और मैंने आप लोगों से एक सच्चाई छुपा कर रखी है। वो ये कि मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। अरे इसे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बोलता है। जोर जोर से बोलकर मेरी तो सांस ही अटक गई है। अब जल्दी से एक गिलास पानी पिला। नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं पीती। मैंने तो बस आपसे एक ही सच छुपाया था और वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सुनकर गीता अपने सर पर हाथ रखकर किचन से चली जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? इस तरह से गीता अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगती है और कुछ देर बाद अपने बेटे तरुण को फोन करती है। तरुण एक इंडियन आर्मी में था और इस वजह से शादी होती ही कुछ दिन बाद बॉर्डर पर चला गया था, जिस वजह से वो भी दिशा की सच्चाई से अनजान था। परंतु गीता अपने बेटे को फोन करके दिशा की सच्चाई बता देती है। तब तरुण अपनी माँ से कहता है, माँ शादी तो हो चुकी है, अब जैसी भी है दिशा मेरी बीवी है और इस घर की बहू भी, इसलिए अब वो इसी घर में रहेगी। अपने बेटे की बात सुनकर गीता भी दिशा को अपना लेती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, परंतु दिशा के ऊंचे सुनने की आदत से गीता को काफी परेशानी होती है। ऐसे ही एक दिन गीता टीवी में एक मशीन देखती है जिसे लगाने के बाद बहरों को भी सुनाई देने लगता है। अब क्या था, गीता बिना कोई देरी करे उस मशीन को अपनी बहू के लिए मंगवा लेती है और मशीन लेकर बहू के पास जाती है। बहू ये देख, मैं तेरे कानों के लिए ये मशीन लेकर आई हूँ। इसे लगाने के बाद तुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। क्या माँ जी? सांप? कहाँ है सांप? इतना बोलकर दिशा बेड पर खड़ी हो जाती है और इधर उधर सांप को देखने लगती है, जिसके बाद गीता उस मशीन को दिशा के कान में लगा देती है। बहू यहाँ कोई सांप नहीं है, मैं तेरे कानों के लिए ये मशीन लेकर आई हूँ जिसे लगाने के बाद तुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। माँ जी आपने बिल्कुल सही कहा, इस मशीन को कान में लगाने के बाद तो मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है। अब मशीन की मदद से दिशा को सब सुनाई भी देने लगता है और गीता को भी अपनी बहू के सामने जोर से नहीं बोलना पड़ता। हमारे भारतीय घरों में सबको ऐसी बहू चाहिए होती है जो सारा काम कर ले, सब कुछ संभाल ले, सब कुछ जानती हो, लेकिन बस सब कुछ हमसे पूछ के करे। तो हमारी ज्योति ने इस चीज को थोड़ा ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया था। जल्दी बताइए, आपका समय जाता जा रहा है, आपके पास बस 60 सेकंड है, उसके बाद आपके सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। मटर पनीर, पनीर कोफ्ता, पनीर भुर्जी, या आप इनमें से कुछ भी नहीं खाना चाहेंगे? भैया जल्दी बताओ ना, टाइम चला जा रहा है। अरे जल्दी बताओ दोनों, वरना आज भी कुछ नहीं बनेगा खाने में। पनीर भुर्जी बना दो, ठीक है।
और रोटी में क्या लेंगे? चावल, रोटी, ब्रेड या पुलाव? जल्दी, आपके पास 60 सेकंड का वक्त है। चावल बना दो। ठीक है, पनीर भुर्जी और चावल, ये आपने चूज किया है। मैं जा रही हूँ बनाने। और साथ में क्या लेंगे? रायता, पापड़, पानी या सलाद? पापड़ कर दीजिए। ठीक है, डन। अरे दोनों के दोनों गधे हो सच में। पनीर भुर्जी, चावल और पापड़, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ भला खाने में? अरे माँ, अब 60 सेकंड में इंसान को क्या समझ में आएगा कि क्या खाना है, किसके साथ खाना है? हाँ माँ, भाभी हमें इतना नर्वस कर देती है कि हमें समझ में नहीं आता कौन सा जवाब देना है। खाओ अब, पनीर भुर्जी, चावल और पापड़। अरे माँ, ये तो शुक्र मनाओ कि हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया। कल तो हमने सोचने में ही इतना वक्त ले लिया कि वक्त खत्म हो गया, और फिर भाभी ने कुछ भी नहीं बनाया। फिर तो हमें दूध और ब्रेड खाकर ही गुजारा करना पड़ा था। हाँ माँ, आज कम से कम खाना तो मिल जाएगा। पता नहीं बहू ने ये नया चोचला कहाँ से सीखा है। खाना टेबल पर खाएंगे, जमीन पर, बिस्तर पर या सोफे पर? टेबल पर। टेबल पर। टेबल पर। ठीक है, आ जाइए फिर। चलो। अरे क्या हुआ? आप यही सोच रहे हैं ना कि कैसी बहू है, अपने ससुराल वालों को जब देखो 4 ऑप्शन देती रहती है, उन्हें परेशान करती है। क्यों करती है ऐसा? तो इसका जवाब जानने के लिए आप पहले ये देखिए। मम्मी जी, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। खाना बन भी गया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने सुबह ही बना लिया था। अच्छा, क्या बनाया है खाने में? आज मैंने गोभी आलू की सब्जी, रोटी, रायता और पुलाव बनाया है। अरे बहू, पूछ तो लेती कम से कम। मुझे आलू गोभी की सब्जी के साथ चावल पसंद है। और आलू गोभी की सब्जी खाता कौन है? कोई और ऑप्शन दे देती। हाँ भाभी, हमें आज कुछ और खाने का मन था। वो मुझे लगा जब तक आपसे पूछूंगी तो देर हो जाएगी, इसलिए मैंने खुद से ही बना लिया। कोई बात नहीं, आप सब रात के लिए मुझे बता दीजिए क्या खाएंगे, मैं वही बना दूंगी। ठीक है, हम सोच के बताते हैं रात के लिए। ठीक है, चलिए अभी तो खा लीजिए खाना। हाँ, अब चलो, बन ही गया है तो खाना ही पड़ेगा। पर अगली बार से ना पूछ लिया कर बहू, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जी माँ जी। ज्योति जब अपने मन से खाना बनाती तो उससे यही कहा गया कि एक बार हमारी पसंद पूछ तो लिया कर, और इस बार उसने सबसे पूछ के खाना बनाने के बारे में सोचा। तो मम्मी जी, आकाश और रिया, अभी आप बता दीजिए कि रात को खाने में क्या खाएंगे, तो मैं वही बना देती हूँ। हाँ हाँ, सोचो सोचो, आज कुछ अलग खाते हैं। हाँ बताइए ना, बना देती हूँ मैं। हाँ, दाल तो कल ही खाई थी तो आज नहीं बनेगी। पाव भाजी रात को हैवी हो जाएगी, इसलिए वो भी नहीं। कड़ी चावल बना दे। कड़ी कौन सी, बेसन वाली या वो दही वाली? मैं तो कहती हूँ मसाला खिचड़ी बनवा लेते हैं। आप लोग थोड़ा जल्दी सिलेक्ट कीजिए ना, पहले ही रात के खाने का वक्त हो चुका है। अरे हाँ, बताते हैं ना भाई। ये तीनों खाने को लेकर आपस में बहस करते रहे और इसी में 1 घंटा चला गया। अब तीनों को भूख भी लग गई थी। अरे मुझे तो अब भूख लगी है। तो आप लोग बताइए ना क्या बनाना है, कब से तो पूछ रही हूँ मैं। अरे अब ना ऐसा ही कुछ बना दे जो जल्दी से बन जाए, हमें बहुत भूख लगी है। जो फटाफट बन जाए वैसा ही कुछ बना दीजिए भाभी। ठीक है, आप लोग 15 मिनट रुकिए, मैं जल्दी से कुछ बनाकर लाती हूँ। हाँ, जल्दी जा भाई। ज्योति जल्दी जल्दी रसोई में जाती है और उपमा बना लाती है, क्योंकि यही तो डिश है जो सबसे जल्दी बन सकती थी। अरे वाह, बन भी गया खाना। बता क्या बनाया है? माँ जी, उपमा बनाया है। आप सबको भूख लगी थी ना, तो जल्दी से मैंने यही बना दिया। अरे उपमा कौन खाता है, और कुछ बना लेती। तो मैंने पूछा तो था ना आपसे। आगे से ना हम खुद ही बता देंगे क्या खाना है। हाँ, अब जो बनाया है खा लो, कल से मैं ही बता दूंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इन लोगों का। ज्योति की परेशानी बस ये थी कि वो जो भी करती उसके ससुराल वाले हर काम में नुक्स निकालते या खुद की पसंद बताने लगते। अरे ज्योति, 1 कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। चाय तो भाई मैं भी पीऊंगी। भाभी सबके लिए रख रही है तो मेरे लिए भी रख दीजिएगा। ठीक है, मैं सबके लिए चाय रख देती हूँ। ये लीजिए, सबके लिए गर्मा गर्म चाय, और ये रहे साथ में बिस्किट्स। हाँ हाँ, ला ला। इसमें अदरक तो डाला है ना बहू? जी माँ जी, अदरक डाला है। और इलायची? वो नहीं डाली। भाभी तुलसी के पत्ते तो डाले हैं ना? नहीं, वो भी नहीं डाले। अरे मुझे इलायची वाली चाय पीनी थी, तुम पूछ तो लेती या ऑप्शन दे देती कि कौन सी पियोगे। और मुझे तो तुलसी के पत्तों वाली पीनी थी, आपने मुझसे पूछा ही नहीं। हाँ बहू, ये ना तेरी बड़ी गलत आदत है।
तुम पूछती भी नहीं कि ये बनाओ या वो बनाओ। हाँ, हमारे पास ऑप्शन होंगे तो हम बता पाएंगे, क्यों रिया? वही तो, भाभी आगे से ना पूछ लिया कीजिए, इससे आपका भी वक्त बचेगा और हमें भी अपनी पसंद का खाना खाने को मिलेगा। आप लोग सोचने में ही इतना समय लगा देते हैं, तब तक खाने का वक्त हो जाता है। अरे तो हम फटाफट ऑप्शन में से चूज करके बता देंगे ना। ठीक है, आज के बाद मैं आपको हर खाने के लिए 4 ऑप्शन दूंगी। यह हुई ना बात। तो बताइए कौन सी चाय पियेंगे आप सब? पानी वाली, दूध वाली, अदरक वाली या ब्लैक टी? आप सबके पास 60 सेकंड है। अब मैं ना वो चाय। भैया जल्दी। अरे हाँ, 1 मिनट रुक जाना। अरे मुझे ना वो चाय। आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप लोग खुद बना के चाय पी सकते हैं। जो भी आपको चाहिए आप पी सकते हैं। मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे सुन तो बहू, चली गई। तुम दोनों जल्दी नहीं बता सकते थे क्या? अरे मेरा तो पारा ही ऊपर चला जाता है माँ, कुछ समझ भी नहीं आता कि कहना क्या है। अब बनाओ खुद चाय। लेकिन बनाएगा कौन? माँ आप बना रही है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बना रही चाय, तुम दोनों बना लो और 1 कप मेरे लिए भी बना देना। अरे रिया, तू जाकर बना देना। मैं? भैया आप जाओ ना, बना दो ना प्लीज। और मांगो ऑप्शन। भूख तो अब 1 कप चाय तो तुम लोगों से बनाई नहीं जा रही और ऑप्शन मांगने चले थे। हाँ नहीं तो क्या, अब तो रोज पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है और कभी कभी तो खुद ही बनाना पड़ता है। ज्योति अब हर खाने के वक्त तीनों को 4 ऑप्शन देती, जिनमें से उन लोगों को खाना क्या बनाना है चूज करना होता था। लेकिन कम वक्त की वजह से ये लोग उनमें से कुछ भी चूज कर ही नहीं पा रहे थे। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से बता दीजिए कि दिन के खाने में आप क्या क्या खाएंगी। आपके ऑप्शन में है मटर की सब्जी, लौकी की सब्जी, करेली या भिंडी की सब्जी। आपका समय शुरू होता है अब। अरे जल्दी बताओ, समय निकलता जा रहा है। मटर पनीर। मटर पनीर को लॉक कर देता हूँ मैं। अरे करेला कहता, कितने दिनों से नहीं खाया क्या तू भी ना आकाश? अब चुन लिया माँ, अब कुछ नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल, मटर पनीर के साथ क्या लेंगे आप? रोटी, चावल, पराठा, ब्रेड। आपका समय शुरू होता है अब। ब्रेड ब्रेड। अरे नहीं नहीं, रोटी रोटी। अरे मटर पनीर के साथ चावल अच्छा लगता है। सॉरी, आपका समय खत्म हो चुका है। अब आप लोग खुद ही रोटियां बनाकर खा सकते हैं। चलिए तो आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और वो है, साथ में आप क्या लेना पसंद करेंगे? आपके ऑप्शन है आलू टिक्की, बूंदी रायता, चाट या कचौरी। कचौरी। कचौरी को लॉक कर दो। अरे नहीं नहीं, कचौरी तो परसों ही खाई थी। चाट को लॉक करते हैं ना। जल्दी कीजिए, आपका समय जाता जा रहा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत। अरे कुछ भी बना दो, बस पूछो मत प्लीज। अरे आप सब नहीं तो कहा था ना कि हमसे पूछना, ऑप्शन देना। क्या हुआ, पसंद नहीं आया ऑप्शन और दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, आज के बाद तुझे जो समझ में आए वही बना देना बहू, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम जो बनाओगी हम वही खा लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग कहे तो मैं और भी ऑप्शन दे सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है फिर, जैसा आप सब कहे। विधवा माँ। सुनीता को बड़ा शौक था रंग बिरंगे चटक कपड़े पहनने का। पति राकेश भी ये बात खूब समझता। सुनीता देखो तो, मैंने कैसी ब्राइट रेड कलर की साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए। ऐसे ही कपड़े पसंद है ना तुम्हें? यस बिल्कुल, मैंने बस ये चाहती हूँ कोई मुझे देखे तो कहे, यार कितनी रंगीली और चटकीली लग रही है। सुनीता की मासूमियत भरी बात सुनकर राकेश भी हंस देता है। तभी वहाँ उनकी बेटी पीहू आ जाती है। माँ मुझे भी दिला दो ना इस रंग की फ्रॉक। जरूर बेटा, लेकिन पहले मम्मी की तो अलमारी भर जाए, तब जाकर मेरे और आपके कपड़े आ पाएंगे। नहीं बेटा, कल मैं आपको लेकर चलूंगी मार्केट। वैसे भी राकेश, दिवाली आ रही है ना, और मुझे घर सजाना है। हाँ हाँ मैडम, मैं आपकी शौक जानता हूँ। पूजा में तुम्हारा कितना मन लगता है। सच में सुनीता, तुम्हारे शौक पूरे होते रहे, मैं तो बस इसीलिए कमाता हूँ। कुछ दिनों बाद सुनीता राकेश को कहती है, सुनो ना, कल से मैंने सुंदरकांड का पाठ रखा है, हो सके तो छुट्टी ले लो ना ऑफिस से। मुमकिन नहीं है सुनीता, सबके इंक्रीमेंट का टाइम है। अब मैं हाफ डे ले लूंगा कुछ दिनों के लिए। सुनीता के घर आए दिन कोई ना कोई पूजा पाठ चलती ही रहती। फिर एक दिन पड़ोसन कहती है,
अरे राकेश भैया, सुनीता कहाँ है? मेरी बेटी का संगीत है, उसे बुलाया था, अभी तक नहीं आई। उसके बिना तो मोहल्ले का हर फंक्शन अधूरा है। अरे भाभी, आप तो जानती हैं, जरा सा कोई काम हो तो मेरी सुनीता कितने श्रृंगार करती है। यहाँ तो बेटी का संगीत है। अरे देखिए, पार्लर तो नहीं निकल गई ना। दोनों हंसने लगते हैं कि वहां सुनीता आ जाती है, सर से पैर तक सजी धजी। सुनीता किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। अच्छी बात है, मेरे पीछे पड़ोसन से मिलकर मेरी बुराई कर रहे हो। सही कह रहे थे राकेश भैया आप, ये तो किसी पार्लर से ही तैयार होकर आ रही है। इतना तो मैंने भी मेकअप नहीं किया सुनीता। अरे चलो ना, मेरा शौक ही क्या है, बस गाना बजाना, सजना सवरना और पूजा पाठ। अब चलो, देर हो रही है ना। बन्ना बन्नी गाने के लिए तो मैंने कितने दिनों से तैयारी की है। अब सुनीता जल्दी आ जाना, पीहू इंतजार करेगी। लेकिन जहाँ नाच गाने का कार्यक्रम हो, वहाँ से सुनीता को जल्दी कौन ला सकता है घर। पूरी शाम के बाद जब देर रात सुनीता घर पहुँचती है तो माँ, पापा ने सारा खाना बनाया है और मैंने लगाया है, चलो खा लेते हैं। हाँ, मुझे ना वक्त का पता ही नहीं चला। कल सुबह सुबह जल्दी जाना भी है। वो क्या है ना, हल्दी का कार्यक्रम है। पीहू भी देख रही थी कि माँ कितनी शौकीन और खुश मिजाज औरत है, जिसकी खुशी ही छोटी छोटी बातों में है। राकेश भी सुनीता से बहुत प्यार करता। फिर दिवाली के दिन, क्या बात है सुनीता, घर तो ऐसे जगमगा रहा है जैसे राजा राम की वापसी उनके महल में नहीं बल्कि हम लोगों के घर में ही है। और पता है, त्योहारों को अच्छे से मनाना चाहिए। भले ही ज्यादा पैसे खर्च ना करो, लेकिन साफ सफाई और सजावट बहुत जरूरी होती है। बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए त्योहारों को। चलिए, आप ये नए कपड़े पहन लीजिए। अरे वाह सुनीता, क्या कॉम्बिनेशन है। मेरा कुर्ता, तुम्हारी साड़ी और पीहू की फ्रॉक, सब लाल। यस, लाल रंग शुभ और खुशी की निशानी है, इसीलिए तो ये मेरा फेवरेट रंग है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी कब आ जाए पता ही नहीं चलता। राकेश अचानक से किसी बीमारी का शिकार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 1 महीने बाद। माँ कुछ तो खा लो। पापा के जाने के बाद से आपने कुछ भी ठीक से नहीं खाया। पीहू बेटा, मेरी तो सारी खुशी ही पापा से थी। वो नहीं रहे तो मैं भी जी कर क्या करूंगी। तभी सुनीता की माँ कहती है, कैसी बात कर रही है बेटी, तेरे भी पिता का समय से पहले ही स्वर्गवास हो गया था। मैं भी यही सोचती तो तुम लोगों को कैसे पालती। पीहू के लिए ही सही, पर बेटा तुझे जीना है। सुनीता को माँ की बात ठीक लगती है। धीरे धीरे वो खुद को संभालती है। एक रोज सुनीता बाजार से सामान लेकर घर के पास ही थी कि मेरी बेटी की शादी का संगीत है, समझ में ही नहीं आ रहा कि किसे बुलाऊं जो अच्छा गाती हो। सुनीता को बुला ले, बहुत अच्छा गाना गाती है। हट, कुछ भी बोलती है। अरे पति नहीं है उसका, और तुझे तो पता है ना, बिना पति वाली औरतों को शुभ काम में नहीं बुलाया जाता। सुनीता जब ये बात सुनती है तो घर आकर रोने लगती है। क्या हो गया माँ, कोई बात है क्या? सुनीता बेटी के सामने खुद को संभालती है। नहीं बेटा, वो क्या है ना, अचानक पापा की याद आ गई। सुनीता धीरे धीरे खुद को घर के काम और पीहू की पढ़ाई में बिजी कर लेती है। एक रोज, अरे सुनीता, तेरे भाई की शादी है, लड़की इसी शहर की है। हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस बुक किया है। अरे माँ, क्या जरूरत है, ये घर इतना बड़ा तो है। बेटा, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, पर होने वाली बहू के घर वालों का कहना है कि बेटी विधवा है तो। तभी वहाँ पीहू आ जाती है। वो समझ जाती है कि मामला क्या है। नानी, क्या खाएंगी आप? और कुछ दिन तो रुकेंगी ना हम लोगों के साथ? माँ चलो ना, देखो तुम्हारा फेवरेट सीरियल शुरू हो गया है। मन मार कर सुनीता भाई की शादी के फंक्शन में जाती है, जहाँ पर पंडित आइन कहती है, अरे नहीं नहीं सुनीता बिटिया, तुम भाई को हल्दी नहीं लगा सकती हो, विधवा हो ना। थोड़ी देर बाद
बेटा सुनीता, वहाँ नाच गाना चल रहा है, तू क्या करेगी वहाँ? यहाँ आकर बैठ हम सभी बुढ़ियाओं के पास। पर माँ, मेरे भाई की शादी है। अरे लेकिन तू क्या कर सकती है बेटा, ऊपर वाले ने तो तेरे जीवन से सारी खुशियाँ ही छीन ली है। सुनीता को बहुत रोना आता है। वो जोर जोर से रोने लगती है कि सुनीता का भाई कहता है, अरे दीदी, खुशी के माहौल में मनहूसियत मत फैलाओ ना। सुनीता घर आ जाती है। वो अपनी अलमारी खोलकर देखती है तो सारी साड़ियाँ लाल और चटक रंगों की होती हैं। वो सभी को पैक करके बंद कर देती है। पीहू माँ के हर गम को समझती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जब पीहू की शादी तय होती है। अरे कौन करेगा पीहू की शादी के सारे रस्मो रिवाज? मैं करूँगी, मेरी भांजी है वो, या फिर पीहू की बुआ कर ले। लेकिन तभी पीहू बोल पड़ती है, मैं शादी तभी करूँगी जब मेरी माँ शादी के सारे रस्म खुद अपने हाथ से करेंगी। लाल रंग की वो वाली साड़ी पहनेंगी जो पापा लाए थे, याद है ना माँ? सुनीता की आंख भर आती है। तभी पीहू माँ को ढोलक ला कर देती है। माँ, जरा गा तो वो बन्ना बन्नी वाला गाना जिससे पूरे मोहल्ले में रौनक लग जाया करती थी। सुनीता को बेटी का सहारा मिल जाता है। वो मुस्कुरा देती है, लेकिन जैसे ही वो ढोलक बेटी के हाथ से ले रही होती है कि पड़ोस की बुढ़िया बोल पड़ती है, अरे ये तो अपशकुन है। अपशकुन? मेरी बेटी की शादी है। माँ से बड़ा शगुन बेटी के लिए कुछ नहीं होता। और हाँ, ये नहीं है तो क्या हुआ, इनका प्यार और नाम आज भी मेरे साथ है। समाज को बदलना ही होगा। फिर क्या, पीहू की शादी का सारा काम सुनीता बढ़ चढ़कर पूरा करती है और विधवा माँ के हाथ से ही पीहू की विदाई भी होती है। हर सुबह वही सब्जी, कुछ और नहीं बना सकती क्या तुम प्रिया? रोज वही आलू टमाटर की सब्जी। ये दाल बासी नहीं लग रही रेणु जी, कल दोपहर वाली ही दे दी है क्या? अरे नहीं, बासी क्यों देगी? सुबह से देख रही हूँ बेचारी रसोई में ही बैठी है। अभी ताजी ताजी दाल बनाई है आपके लिए उसने, ताकि आपका पेट साफ रहे, और आप है कि दाल को बासी कह रहे हैं। अरे रहने दो, जैसे मैं नहीं जानता। घूम फिर के खाना इतना ज्यादा बना लेना कि 2-4 दिन चल जाए, फिर उसे फ्रिज में रखना और 2-3 दिन तक वही चलाते रहना। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। अरे बासी खाना कौन देता है भाई? साफ साफ दिख रहा है कि वही बनी हुई दाल गरम करके दे दी है, मुझे सब पता है। बासी खाना नहीं है पापा जी, ताज़ा ही है। मैंने भी सुबह उठकर सारी चीजें बनाई हैं। अच्छा, तो फिर स्वाद क्यों नहीं है? और तुम तो अलग ही हो, एक बार किसी सब्जी की तारीफ क्या कर दो, फिर हर रोज वही परोस देती हो। सर्दी में मटर के आगे अब हर चीज में मटर ही गिरेगा। जो खाओ वही स्वाद, जो खाओ वही स्वाद। बना बनाया खाना मिल रहा है ना, तो बड़ी जबान चल रही है तेरी। अरे बहू भी अकेले कितना कुछ करेगी? तुझे क्या खाना है बोल, मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी, मेरी तो भूखी मर गई। अब जा रहा हूँ दुकान, और दोपहर में भी मेरे लिए कुछ बनवाने की जरूरत नहीं है। दोपहर में मेरे लिए भी कुछ भेजना मत बहू, बेकार में क्यों मेहनत करेगी। हम दोनों पार्वती भोजनालय से कुछ खा लेंगे। इतनी मेहनत के बाद भी अपने ससुर और पति को सवेरे सवेरे घर से भूखा जाता देख प्रिया का मन दुखी हो जाता है और वो खुद को कोसने लगती है। अब कौन सा मसाला डालूं खाने में, इन्हें तो स्वाद ही नहीं आता मम्मी जी। कभी गरम मसाला तो कभी पाव भाजी मसाला, हर बार हर सब्जी में अलग अलग मसाले डालती हूँ, फिर भी किसी को पसंद नहीं आ रहा स्वाद। अरे रहने दे बहू, तेरे ससुर की तो आदत है हर ताजे खाने को बासी बताने की, और ये भी ना अपने पापा के साथ रहता रहता वैसा ही बनता जा रहा है। तू उनकी बातों को दिल से मत लगा, उम्र हो गई है ना, सठिया गए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। भूल जा, चल मुझे खाना परोस दे, मैं खा लेती हूँ। प्रिया अपनी सास को खाना परोसने के बाद YouTube पर खाना बनाने की रेसिपी देखने लगती है और जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स फूड चैनल वाले बताते हैं वो सारे के सारे प्रिया मंगवा कर किचन में रख लेती है। आज भले ही दोपहर से रात हो जाए, पापा जी और मोहन जी के मुंह के स्वाद को मैं अच्छा करके ही रहूंगी। भाग भाग कर प्रिया बाजार से सारे इंग्रेडिएंट्स सब्जियां लेकर आती हैं, फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस पीस कर प्योरी तैयार करती है। अरे क्यों इतना माथा पच्ची कर रही है बहू, एक सब्जी रोटी बना दे, बहुत है। नहीं नहीं मम्मी जी, आज तो मैं कुछ अच्छा बनाकर ही रहूंगी। और बातों बातों में प्रिया का ध्यान मिक्सर ग्राइंडर के ढक्कन के ऊपर से जरा सा क्या हटता है, सारी की सारी प्योरी उठकर किचन की दीवार पर लग जाती है।
हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। 5 तो अभी ही बज गए, 3 घंटे में तो ये लोग आते ही होंगे। प्रिया फटाफट किचन की सफाई में लग जाती है। फिर जैसे ही मिक्सर ऑन करती है, लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को अभी जाना था। मम्मी जी, पड़ोस के घर से ये मसाले और टमाटर पीसवा कर आती हूँ। बेचारी प्रिया अपने ससुर और पति को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करती है, और फाइनली तैयार हो जाता है काजू और मटर का पुलाव, तड़का और दम आलू की सब्जी। बड़ी ही खूबसूरती से खाने को प्रिया डाइनिंग टेबल पर सजा कर रखती है। रात को जब मोहन और प्रमोद दुकान से घर लौटते हैं, आज मैंने रोज वाली सब्जी नहीं बनाई, कुछ अलग बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ना बहुत पसंद आएगा, खास करके पापा जी आपको। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। प्रिया खड़ी खड़ी बस अपने ससुर और पति का चेहरा देख रही थी, बस इन्हें खाना पसंद आ जाए। पर जैसे ही प्रमोद पहला निवाला अपने मुंह में डालता है, तीखा इतना, दालचीनी कौन डालता है तड़के में? चावल भी कुछ खास नहीं लग रहे, वैसे ही है जैसे दोपहर के प्लेन चावल रहते हैं। कुछ स्पेशल नहीं लगा, नॉर्मली लग रहा है सब कुछ, इतनी मेहनत के बाद भी। हाँ, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा। तुम एक काम करो, पापड़ सेक कर लाओ, जरा पापड़ से ही स्वाद आ जाए। और इतनी मेहनत के बाद प्रिया को सुनने मिलता है, जाओ पापड़ ले आओ, शायद पापड़ से ही स्वाद आ जाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। प्रिया हर बार कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, पर घर में उसके खाने की कोई भी तारीफ कर दे ऐसा होता ही नहीं था। फिर एक दिन प्रिया के साथ उसके ससुर, पति और सास बाहर चाट खाने के लिए जाते हैं, पर स्टॉल पर चाट वाला नहीं था। चाट के ठेले पर मक्खियां भिन भिना रही थी, पर फिर भी मोहन और प्रमोद तो बासी इमली के पानी की महक को इस तरह सूंघ रहे थे मानो वो कोई अमृत हो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल ताजा सामान रखा है ठेले पर, महक सही स्वाद का अंदाजा लग जाता है। महेश चाट वाला तो सबसे साफ सुथरा काम करता है पापा, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। और 1-2 मिनट के बाद महेश वहां आता है और चाट बनाना शुरू करता है। महेश भैया कहीं वॉशरूम होकर तो नहीं आए? पूछ ही लेती हूँ। भैया, आप वॉशरूम गए थे क्या? हाँ, क्यों? ये सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाथ में थोड़ा ही कुछ लगा है भाभी, लघु संज्ञा करने गए थे, पेशाब तो जाएगा ही, उसमें क्या हो गया? अब कौन सा इंसान है बहू जो वॉशरूम नहीं जाता? हाँ अब बनाओ तुम 4 प्लेट चाट। नहीं, मेरे लिए चाट मत बनाइएगा, मैं नहीं खाऊंगी। महेश ठेले पर ही रखे लोटे से हाथ धोकर चाट बनाने लग जाता है, जिसे देखकर ना ही प्रमोद और ना ही मोहन को कुछ अटपटा लगता है, और उल्टा वो लोग तो महेश की चाट को चाट कर खाते हैं। मजा आ गया, ये होता है स्वाद। जरा प्रिया को बताइए भैया, कैसे आता है स्वाद? 1-2 मसाले के बारे में ही बता दीजिए इसे भी। चिंता मत कीजिए, हम आपकी रेसिपी चुरा कर आपके ठेले के सामने नया ठेला नहीं लगाएंगे। चाट खाकर सभी हंसते खेलते घर वापस लौट आते हैं। अगली सुबह रात में सभी ने चाट खा लिया था मम्मी जी, रात का बनाया सारा खाना फ्रिज में रखा हुआ है, अब फिर नया खाना बनाऊंगी तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। प्रिया की शादी को भी वक्त हो गया था, अब वो भी 24 घंटे खाना बना कर तंग आने लगी थी। कुछ ताज़ा बनाना छोड़ ही देते हैं मम्मी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई जरूरत नहीं है कुछ नया बनाने की। फ्रिज का बासी खाना निकाल और सभी सब्जियों को मिलाकर उन्हें गरम करके दोनों बाप बेटे को परोस दे। देखा नहीं कैसे चाट में मक्खियां भिन भिना रही थी, फिर भी दोनों बेटे चाट कर खा रहे थे। बेकार में ताजा खिलाकर उनकी आदतें मत बिगाड़। और ताजा खाकर इन्हें कौन सी संतुष्टि मिलती है? इन्हें तो आदत हो गई है बाहर के बासी खाने की। वही तो मम्मी जी, देखकर ही समझ आ रहा था, छोले तो कम से कम 1 हफ्ते पुराने थे, मुझे तो उसकी स्मेल से ही उल्टी आने लगी थी। ऊपर से वो महेश चाट वाला वॉशरूम जाकर आया था और वहीं ठेले पर पड़े लोटे से उसने अपना हाथ धो लिया, फिर उसी लोटे से इमली का नया पानी भी बना लिया उसने। अरे यही तो फर्क होता है बहू घर के और बाहर के खाने में। घर में हम सब साफ सुथरा बनाते हैं, फिर भी हमारी कदर नहीं, और बाहर के बासी खाने में इन्हें स्वाद आता है। और फ्रिज का खाना कोई सड़ थोड़ी ही जाता है। मैं तो शुरू से ही फ्रिज के खाने को ताज़ा कहकर सभी को खिला देती हूँ। अब दिन में 10 बार खाना थोड़ी ना बनाती रहूंगी। बचे हुए खाने को फेंक कर खाने का अनादर भी तो नहीं कर सकते। और अब तक हर रोज ताज़ा खाना बनाने वाली प्रिया फ्रिज से बासी खाना निकालती, और निकालती भी क्यों ना, वो भी तो रोज सभी के ताने सुन कर थक गई थी।
फ्रिज में रखी 2 दिन की पुरानी सब्जी और रात की दाल और सब्जी को मिलाकर वो गरम करके अपने ससुर और पति को परोस देती है, जिसे खाती ही मोहन कहता है, इतनी अच्छी भाजी बनाना कहाँ से सीख ली तुमने? अब भाजी बनाई थी तो पाँव भी मंगवा लेने थे। अरे बहू जरा 2 रोटी और लाना, आज तो लग रहा है भूख से ज्यादा ही खा लूंगा। क्या भाजी बनी है। भाजी? मम्मी जी। हाँ तो मेरी बहू के हाथ में तो जादू है ही, मैं तो पहले से कहती थी। रेनू अपनी बहू को आंख मारती है और दोनों सास बहू मुस्कुराने लगती है। इसके बाद तो प्रिया पुरानी बासी सब्जियों को मोहन और प्रमोद को खिला दिया करती, जिसे दोनों मुंह मोड़ मोड़ कर खाते। कनक के ससुराल में उसकी सास साधना के साथ 2 ननद राधा और मीरा भी रहती हैं। कनक और उसका पति मिहिर जॉब करते हैं और घर की जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन राधा और मीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके भाई भाभी पूरा घर चला रहे हैं और उनकी माँ उनकी शादी की फिक्र में घुली जा रही है। दोनों ननद मनमौजी है। एक दिन कनक अपना फोन मिहिर को दिखाते हुए कहती है, मिहिर ये देखो ना, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आ रही है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ इसे लेने के लिए, अभी बुक कर देती हूँ। नहीं कनक, रहने दो, तुम्हारे पास है तो सही इतनी सारी साड़ियाँ। अब क्या साड़ियों की दुकान खोलोगी? तो क्या हुआ, मेरे पास एक भी ऐसी साड़ी नहीं है। देखो ना कितना अलग सा डिज़ाइन है इस साड़ी का और कितनी सुंदर है। प्लीज़ लेने दो ना। देखो कनक, पैसे बचाना सीखो। हमारे घर में 2 जवान लड़कियां बैठी हैं, उनकी शादी करनी है। अगर ऐसे ही फिजूल खर्ची करते रहे तो बस हो गई दोनों की शादी। इतने में राधा और मीरा बाहर से आती हैं। हाय भैया। हेलो भाभी। अरे कहाँ से आ रही है राधा मीरा की जोड़ी? भैया हम शॉपिंग करने गए थे। हाँ बहुत मजा आया। मैंने तो अपने लिए 3 नई ड्रेस खरीदी है। मैंने तो 2 ही ड्रेस ली है, पर हाँ साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी ले ली। देखो ना कितनी सुंदर है। राधा और मीरा की शॉपिंग की बात सुनकर कनक ने अपने पति को घूर कर देखा और गुस्से से वहां से चली गई। मिहिर उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाता है। अरे कनक सुनो तो, मेरी बात सुनो, प्लीज रुको तो कनक। मुझे नहीं सुननी आपकी फालतू की बकवास। जाकर अपनी बहनों की ज्वेलरी और ड्रेस देखो। कनक मिहिर की एक बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अगले दिन कनक सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होती है। सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी राधा कहती है, भाभी ये क्या, रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता बनाती हो? मुझे नहीं खाना ये सब। मुझे भी नहीं खाना ये बोरिंग नाश्ता, मैं बाहर से कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर देती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम सबकी फरमाइश का खाना बनाती रहो। अरे बहू, इसमें फरमाइश की क्या बात है? रोज रोज एक जैसा खाना खाने का मन नहीं करता तो थोड़ा अलग खाना बना लिया कर बहू। हाँ तो अपनी बेटियों से बनवा लिया करो ना थोड़ा अलग। बहू कुछ कहा क्या तूने? नहीं माँ जी, मेरी क्या हिम्मत जो मैं कुछ कहूँ। मेरा मतलब मैंने कुछ भी नहीं बोला माँ जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता है तो जल्दी जल्दी जो भी समझ में आता है वो बना देती हूँ। बहू जवाब तो तेरे पास हर बात का है, लेकिन कल से कुछ ऐसा बना लियो जो मेरी बेटियाँ भी खा सके। कनक ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को घर आते ही कनक ने कपड़े धोने की मशीन लगा ली, लेकिन उसके कपड़े आधी ही धुल पाए थे कि तभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। अरे ये क्या हो गया मशीन को? लगता है फिर से खराब हो गई। अब इन बचे हुए कपड़ों को कैसे धोऊं? कनक अपने पति के पास जाकर कहती है, मिहिर देखो ना, कपड़े धोने की मशीन दोबारा खराब हो गई और अभी सारे कपड़े धोए भी नहीं है मैंने। अरे तो हाथ से धो लो ना। अच्छा, मैं सुबह घर का काम करके गई थी, ऑफिस से थकी हारी आई हूँ, मेरा कपड़े धोने का मन भी नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने मशीन लगा ली और अब आप बोल रहे हो कि मैं हाथ से कपड़े धो लूं? अरे तो क्या करोगी, तुम ऐसे ही कपड़े छोड़ दोगी? हाँ छोड़ दूंगी, लेकिन हाथ से कपड़े नहीं धोंगी। आपसे कितनी बार बोला है ये मशीन पुरानी हो गई है, नई वॉशिंग मशीन खरीद लाओ, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कोई बात नहीं सुननी। कनक, तुम फिर से वही राग अलापने लगी। देखो हम फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। 2 जवान बहन है मेरी, मुझे उनकी शादी को भी देखना है। तुम्हारी जवान बहनें मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मेरी जरूरत का सारा सामान आपको और आपकी माँ को फिजूल खर्ची लगता है और आपकी बहनें चाहे जितना पैसा उड़ाती रहे वो नहीं दिखाई देगा आपको। कनक, तुम समझती क्यों नहीं? देखो सुबह किसी मशीन ठीक करने वाले को बुला लेंगे, वो ठीक कर देगा। क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा?
मुझे नहीं समझना आपकी कोई भी बात। कपड़े पड़े हुए हैं, धो लेना खुद ही। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहनें और माँ मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगी। कनक खाना बनाने चली जाती है। तभी वहां राधा और मीरा आ जाती हैं और अपनी भाभी से पूछती है, क्या बना रही हो भाभी? बैंगन का भरता। भाभी बैंगन का भरता मुझे नहीं पसंद, कुछ और बनाओ ना। कुछ और का कोई नाम भी तो होगा ना। भाभी मटर पनीर बना लो तो। हाँ भाभी, आपके हाथ के मटर पनीर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन घर में ना तो मटर है और ना पनीर, इसलिए आज बैंगन का भरता ही खा लो। आपसे तो बोलना ही बेकार है। हम अभी माँ के पास जाते हैं, वही सीधा करेंगे आपको। अरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊं और आपके सामने सारा सामान ले आऊं। जो बना रही हूं चुपचाप से खा लो। राधा और मीरा अपनी माँ से कनक की शिकायत कर देती है। साधना कनक के पास आती है और कहती है, कनक, मैंने तुमसे पहले भी बोला है कि जो भी खाना बनाओ मेरी बेटियों की मर्जी से बनाया करो। वो कुछ ही दिन की मेहमान है इस घर में, इनकी शादी हो जाएगी तब तो नहीं आएगी अपनी मर्जी का खाना खाने। और पता नहीं शादी के बाद मेरी बच्चियों को कैसा ससुराल मिले, इसलिए बना दे जो भी बोल रही हैं मेरी बेटियां। ससुराल भेजने के लिए थोड़ी तमीज तो सिखा दो अपनी बेटियों को। अगर शादी के बाद ऐसी हरकतें की तो 2 दिन नहीं टिक पाएगी ससुराल में। कनक को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। एक दिन कनक अपने लिए कान के झुमके लेकर आई तो सभी लोग झुमके देखकर उसे कहने लगे, कनक, तुम्हें बोला है ना मैंने कि ये फालतू का सामान मत खरीदा करो। बहू, कभी दूसरों की बात भी सुन लिया करो। तुमसे सब मना करते हैं लेकिन तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करती हो। माँ जी, आज तक आप लोगों ने मेरे मन की करने कहाँ दी है? हमेशा अपनी ही तो चलाते हो। मैंने कान के झुमके क्या खरीद लिए, आपने तो मेरे ऊपर अदालत बिठा दी। मिहिर, मैं अपनी मर्जी से इस घर में छोटी सी चीज भी नहीं खरीद सकती क्या? कनक वहां से चली जाती है। रात में राधा और मीरा अपनी भाभी के झुमके चुरा लेती है। भाभी पर ये झुमके बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेंगे। लेकिन तुमसे पहले मैं ये झुमके पहनूंगी। सुबह कनक जब उठती है तो उसे झुमके कहीं नहीं मिलते। उसे शक हो जाता है कि उसकी दोनों ननद ने ही उसे चुराए हैं। वो अपनी ननदों के कमरे में जाती है तो झुमके मिल जाते हैं और कनक सारे घर में हंगामा मचा देती है। तुम दोनों को झुमके चाहिए थे तो मुझसे मांग नहीं सकती थी? चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोरी? भाभी, आपको शर्म नहीं आ रही हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? सही कहती है माँ, आप तो इस घर के लायक ही नहीं हो, हर समय लड़ती रहती हो। हाँ, सही है, मैं इस घर के लायक नहीं हूँ और हर समय मैं नहीं, तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। शर्म नहीं आती अपने घर में चोरी करते हुए? बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटियों से इस तरह से बात करते हुए? मेरी बेटियां चोर नहीं है, तू ही अपने मायके से ये सब सीख कर आई है। आज के बाद मेरी बेटियों से तमीज से बात करना। हाँ कनक, तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो। अगर बाहर किसी ने तुम्हें ऐसे बातें करते देख लिया ना तो क्या सोचेगा? राधा और मीरा तुम्हारी ननद है, उनके साथ अच्छी तरह बर्ताव किया करो। कनक की कोई गलती नहीं थी, फिर भी सारा घर उसे ही सुनाकर चला गया। सबने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। फिर क्या था, कनक ने भी ठान लिया जो उसके साथ जैसा करेगा वो भी वैसा ही करेगी। भाड़ में गया ससुराल और भाड़ में गए ससुराल वाले। इन लोगों की मर्जी के बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती और ये सब मुझे इतना सुना रहे हैं। अब मैं इन सबको मजा चखाऊंगी। उस दिन के बाद से कनक ने घर में रुपए देना बंद कर दिया और साथ साथ घर का काम करना भी बंद कर दिया। एक दिन साधना ने अपनी बहू से कहा, बहू, तूने ऑफिस से आकर खाना नहीं बनाया? बहुत देर हो गई है, खाना बना ले। आपकी दोनों लाडली बेटी घर में पड़ी पड़ी क्या करती रहती हैं? उनसे बनवा लीजिए, मैं नहीं बना सकती। आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गई हूँ मैं। उन दोनों को खाना बनाना कहाँ आता है बहू, तुझे तो पता ही है। हाँ माँ जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन दोनों को खाना सिर्फ खाना आता है, बनाना नहीं। आप उनकी शादी करना चाहती हो, कब सिखाओगी खाना बनाना? उनका ससुराल भी मेरे ससुराल की तरह हुआ तो जिंदगी खराब हो जाएगी दोनों की। कनक अपने कमरे में चली जाती है। वहां मिहिर उससे कहता है,
कनक, ये तुमने इतनी सारी साड़ियाँ कैसे ले ली? तुमसे कितनी बार बोला है पैसे बचाना सीखो, लेकिन तुम हो के सुनती नहीं हो। अरे दोनों बहनों की शादी करनी है। आपकी बहनें हैं, आप ही सोचो उनकी शादी के बारे में। आपकी बहनों के चक्कर में ना तो मैं अपनी ज़रूरतों और ना ही खुशियों के साथ समझौता कर सकती, और वो भी ऐसी बहनें जो एक नंबर की चोर और बदतमीज हैं। साधना का पूरा घर उसकी बहू और बेटा मिलाकर चलाते थे। अब कनक ने तो सास को रुपए देना बंद कर दिया और मेहर की कमाई से घर चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। सुबह नाश्ता करते वक्त राधा और मीरा बोलने लगी, माँ मुझे ये नाश्ता नहीं करना, आप आलू के पराठे बनाओ ना। हाँ माँ, बना दो ना। चुपचाप से जो मिला है खा लो, नहीं तो कल से ये भी नहीं मिलेगा। एक तो तुम्हारी भाभी ने पैसे देना बंद कर दिया है, ऊपर से तुम्हारी फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। साधना अपनी बहू और घर के खर्च को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। उसे इस सब से निकलने का बस एक ही रास्ता सूझा कि वो जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों को इस घर से विदा कर दे, तभी उसके घर की सारी परेशानी टल सकती है। राधा मीरा, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। माँ, आपने हमसे बिना पूछे लड़के वालों को क्यों बुलाया? ऐसा क्यों किया आपने? हमें अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो हमारी खेलने की उम्र है। तुम दोनों को मेरे हाथ से मार नहीं खानी तो चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ, और अच्छी तरह से तैयार होना। राधा और मीरा तैयार हो जाती हैं। उन्हें देखकर साधना सोचती है, अगर लड़के वालों ने हाँ कर दी तो 1 महीने के भीतर भीतर दोनों के हाथ पीले कर दूंगी, बस फिर मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। और साधना ऐसा ही करती है। वो अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देती है, जिसकी वजह से कनक को बहुत राहत मिलती है और वो सबके साथ पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगती है।